नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस विशेष कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक शिक्षक के तौर पर मैं आपको एक बेहद दिलचस्प सफर पे ले चलने वाला हूँ, जहाँ हम और आप मिलकर ये समझेंगे कि हमारा जीवन और हमारी प्राकृतिक दुनिया आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। आज हम अपने आसपास मौजूद उन सभी संसाधनों की गहराई में जाएंगे जो हमारे जीवन को इतना आसान और आरामदायक बनाते हैं। तो अपनी नोटबुक तैयार रखिए, क्योंकि आज का ये सेशन काफी मजेदार और जानकारी से भरपूर होने वाला है। खैर, आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि दुनिया से सारा प्राकृतिक तेल खत्म हो गया है। हमारी गाड़ियां कैसे चलेंगी? हमारे उद्योग, कारखाने और रोजमर्रा की वो सारी सुख सुविधाएं जिनका हम बिना सोचे इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या होगा? ये सवाल हमें सीधा इस बात का एहसास कराता है कि हम अपनी रोज की जरूरतों के लिए प्रकृति के इन ईंधनों पर कितनी गहराई से निर्भर हैं। और सच कहूं तो यही निर्भरता हमारे आज के अध्ययन का मुख्य आधार है। तो आज हम किन किन विषयों पर बात करेंगे? हम शुरुआत करेंगे संसाधनों पर अपनी निर्भरता से। उसके बाद हम प्राकृतिक संपदा का वर्गीकरण देखेंगे, स्थिरता का मार्ग समझेंगे, भूमि और मिट्टी के उपयोग पर चर्चा करेंगे और अंत में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल स्थानीय सर्वेक्षण असाइनमेंट भी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, संसाधनों पर हमारी निर्भरता, यानी मानव और प्रकृति का रिश्ता। हमारे आसपास मौजूद हर वो चीज जो हमारी जरूरतें पूरी करती है और जिसे इस्तेमाल करने की तकनीक हमारे पास है, उसे हम संसाधन कहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये संसाधन बस प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं? बिल्कुल नहीं। जरा ध्यान से सोचिए, मानव खुद इस पूरे चक्र के एकदम केंद्र में है। हम अपनी तकनीक के जरिए प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। हम सिर्फ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने आर्थिक विकास को तेजी देने के लिए संस्थाएं बनाते हैं और प्रकृति की चीजों को अपने काम लायक ढाल लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, प्राकृतिक संपदा का वर्गीकरण और इन संसाधनों को समझना। प्रकृति हमें जो इतनी सारी चीजें देती है, उनकी इस विशाल श्रृंखला को समझना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो हम संसाधनों को दो बड़ी शाखाओं में बांट सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। और फिर ये आगे चलकर और भी छोटी छोटी श्रेणियों में बढ़ जाते हैं, जिससे हमें प्रकृति की विविधता को समझने में काफी आसानी होती है। इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को जैव यानी जीवित और अजैव यानी निर्जीव में बांटते हैं। फिर आता है समाप्यता। क्या ये खत्म हो जाएंगे? जैसे सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, लेकिन जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है, जो एक ना एक दिन पूरी तरह खत्म हो ही जाएंगे। इसके अलावा स्वामित्व यानी मालिकाना हक और विकास के स्तर पर भी इन्हें बांटा जाता है। ये वर्गीकरण कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि संसाधनों के सही प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी टूल है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे भाग की, स्थिरता का मार्ग, जहां हम विकास और भविष्य के बीच संतुलन बनाना सीखेंगे। आज जिस तेजी से हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उसे देखते हुए सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम आर्थिक विकास तो करें, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। और सबसे अहम बात, हम आज अपनी जरूरतें पूरी करने के चक्कर में आने वाली पीढ़ियों के हक को न मारें। दुनिया में शांति बनाए रखने और हमारे अस्तित्व के लिए संसाधनों का ये न्याय संगत बंटवारा अब एक विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सच करने के लिए बहुत पहले ही बड़े कदम उठाए जा चुके हैं। जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 100 से ज्यादा देशों के नेता एक ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन में इकट्ठा हुए थे। इन विश्व नेताओं ने जलवायु परिवर्तन और बायोडायवर्सिटी के नुकसान पर गंभीरता से चर्चा की और एजेंडा 21 को अपनी मंजूरी दी। पर्यावरण को बचाने की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा वैश्विक प्रयास था। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ संसाधनों का भंडार होने से विकास की गारंटी मिल जाती है? इतिहास के पन्ने पलटें तो जवाब मिलता है, बिल्कुल नहीं। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन वो इलाके आज भी आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां संसाधन नाम मात्र के हैं, लेकिन वो बेहद विकसित हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ संसाधन काफी नहीं होते, बेहतर तकनीक और मजबूत संस्थागत ढांचे की जरूरत होती है। उपनिवेशवाद का दौर इसका सबसे बड़ा गवाह है कि कैसे ताकतवर देशों ने अपनी बेहतर तकनीक के दम पर संसाधन संपन्न क्षेत्रों का भरपूर फायदा उठाया। आइए अब बात करते हैं भाग 4 की, जहां हम भूमि उपयोग और निम्नीकरण की जमीनी हकीकत का विश्लेषण करेंगे। अगर हम 1960-61 से लेकर 2019-20 तक के अपने भूमि उपयोग के आंकड़ों को देखें, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। वन, बंजर भूमि, खेती की जमीन और चारागाहों के हिस्से में पिछले कुछ दशकों में काफी बड़ा बदलाव आया है। भूमि हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन हमने समय के साथ इसका इस्तेमाल जिस तरह से बदला है, वो काफी सोचने पर मजबूर करता है। इस डेटा से कुछ बहुत ही चिंताजनक बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, पशुओं के लिए जो स्थायी चरागाह हुआ करते थे, वो काफी कम हो गए हैं। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी पशुधन आबादी के लिए चारा कहाँ से आएगा? दूसरी बात, जो जमीन पड़ती पड़ी है, वहां खेती करना बहुत महंगा सौदा हो गया है।
और अगर हम पूरे देश के कृषि योग्य क्षेत्र को मिला भी लें तब भी भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र मुश्किल से 54% के आसपास ही बैठता है। और सिर्फ खेती ही नहीं, हमारी कई अन्य मानवीय गतिविधियों ने जमीन को बहुत बुरी तरह खराब भी किया है। उदाहरण के तौर पर जब सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर पीसा जाता है तो भारी मात्रा में धूल उड़कर जमीन पर एक परत बना लेती है। ये परत इतनी जिद्दी होती है कि मिट्टी पानी सोखना ही बंद कर देती है। इसके ऊपर से कारखानों से निकलने वाला जहरीला कचरा भी आज हमारी जमीन और पानी दोनों को प्रदूषित कर रहा है। इसी के साथ हम आते हैं हमारे 5वें भाग पर, मिट्टी के प्रकार और संरक्षण, जो सच में हमारे जीवन की नींव है। जब हम जमीन की बात करते हैं तो भला मिट्टी को कैसे भूल सकते हैं। भारत में कई तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी को ही ले लीजिए, ये पोटैश और फास्फोरस से भरपूर होती है और गेहूं चावल उगाने के लिए एकदम बेहतरीन है। फिर आती है काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए जानी जाती है, और दक्षिण भारत की लेटराइट मिट्टी, जो थोड़ी अम्लीय जरूर होती है लेकिन सही देखभाल के साथ इसमें चाय, कॉफी और काजू की बहुत शानदार पैदावार होती है। हर मिट्टी का अपना एक अलग ही महत्व है। लेकिन हमारी इस अनमोल मिट्टी पर आज एक बहुत बड़ा खतरा है, मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। जब पानी तेज बहाव के साथ ढलान से नीचे आता है तो वो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ धो ले जाता है, जिसे हम चादर अपरदन कहते हैं। तेज हवाएं भी सूखी मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी गलत खेती के तरीके, जैसे ढलान पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना, इससे गहरी खाइयां बन जाती हैं और वो जमीन हमेशा के लिए खेती के अयोग्य हो जाती है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, आपका स्थानीय सर्वेक्षण असाइनमेंट। अब विश्लेषण करने की आपकी बारी है। एक शिक्षक के नाते मैं आपको एक प्रैक्टिकल होमवर्क दे रहा हूं। जो कुछ भी हमने आज सीखा है अब उसे असली दुनिया में देखने का समय आ गया है। आपको अपने मोहल्ले या गांव में जाना है, वहां ध्यान से देखें और उन सभी प्राकृतिक संसाधनों की एक लिस्ट बनाइए जिनका लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद लोगों से बात कीजिए और पूछिए कि वो घरेलू और कृषि कचरे की रिसाइकलिंग के बारे में क्या सोचते हैं। क्या उनके पास कचरे को प्रबंधित करने का कोई सही तरीका है। ये अभ्यास आपको दिखाएगा कि हमारी किताबें असल जिंदगी से कैसे जुड़ती हैं। और जब आप अपना ये सर्वेक्षण पूरा कर लें तो आखिर में खुद से ये एक बहुत ही गहरा सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम इंसान प्रकृति को उतना ही वापस दे रहे हैं जितना हम उससे ले रहे हैं। क्या हमारी जीवन शैली और हमारी रोजमर्रा की आदतें सच में टिकाऊ हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को अपने साथ घर ले जाएं और अपने सर्वेक्षण के आधार पर इसका सही जवाब ढूंढने की कोशिश करें। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। संसाधनों को लेकर अपने अंदर की इस जिज्ञासा को हमेशा ऐसे ही जगाए रखिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहिए और हाँ, सीखते रहिए।